तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 22वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर मेरे साथ पहले भी किए थे, 2016 में तो काव में समझौता करे थे पर कभी साथ नहीं रखे, और 4 साल बाद जब केस क्लोज हो गया तब फिर ले जाकर मारेंगे। प्लीज सर गाइड करिए, मैं क्या करूं। देखिए आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में जो भी आप क्वेश्चन पूछिए स्पष्ट रूप से पूछिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आधा अधूरा है, इससे कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है जिसे मैं समझा पाऊं, आपको जवाब दे पाऊं। तो क्वेश्चन आप स्पष्ट रूप से पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा 2 केस चल रहा है, 498A का और डीवी और मेंटेनेंस का 125 में एक्सपायरिटी हो गया है, तो मेरे हस्बैंड समझौता की बात कर रहे हैं। उन्हें 498A केस में अपनी बेल करवानी है। अगर मैं समझौता करती हूं तो क्या मेरे केस झूठा साबित होगा? मुझे डर है कि कहीं दोबारा ले जाने कर मारे तो। देखिए अगर आप का जो केस चल रहा है अभी और ऐसे में आपके जो हस्बैंड है वो समझौता करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर जो भी आरोप आपने उनके ऊपर लगाए हैं, यानी जो भी आपके साथ वो प्रताड़ना करते थे, ऐसे में आप देख लीजिए अगर उनके अंदर सुधार आ गई हो तो ऐसे में समझौता करके आप उनके साथ जा सकती हैं। बाकी समझौता कर लेने से केस झूठा नहीं होता है, केस झूठा साबित नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपके पति के अंदर सुधार आ गई है तो आप समझौता करके उनके साथ जा सकती हैं, रह सकती हैं। बाकी झूठा केस साबित नहीं होगा अगर समझौता करके आप चली जाएं तो। और बाकी अगर आप पति के साथ चली जाती हैं रहने और उसके बाद पति आपके साथ फिर से मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, तो दोबारा से आप केस उनके ऊपर दर्ज करा सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर अगर मेरे ऊपर इंट्री मेंटेनेंस बंधा हो तो मुझे कितने साल तक देना पड़ेगा? अगर मेरी वाइफ सिर्फ 6 महीने ही मेरे साथ रही है तो। देखिए इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाने के बाद जब तक केस चलता है तब तक आपको वो इंट्री मेंटेनेंस देना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए 125 CRPC में इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो जब तक केस पेंडिंग रहेगा, जब तक केस का ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक आपको वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसके बाद जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें जैसा ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑर्डर में केस खारिज हो जाता है तो ऐसे में मेंटेनेंस देना बंद हो जाएगा, आपको तब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर ऑर्डर आपके खिलाफ आ जाता है तो ऐसे में जो भी ऑर्डर आया होगा, जितने भी रुपए का ऑर्डर आया होगा, फिर उतना रुपए आपको मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ेगा। तो इंट्री मेंटेनेंस तभी तक देना पड़ता है जब तक केस पेंडिंग रहता है। अब देखिए आपने एक ही आदमी ने देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा था, मैंने जवाब दे दिया, फिर यहाँ दूसरा है, फिर यहाँ पे तीसरा है। तो प्लीज आप लोग एक एक सवाल पूछा करिए एक वीडियो में। आप लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछा करेंगे तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा दोस्त गवर्नमेंट जॉब करता है और अमीर भी है, एक्सपायर फादर एंड एक्सपायर ग्रैंडफादर एंड एक्सपायर ग्रैंड मदर की प्रॉपर्टी से भी रेंट आता है, तो क्या मेंटेनेंस उनकी सैलरी से बधेगा या सैलरी प्लस रेंट दोनों इनकम पर बधेगा? क्या मेरे दोस्त को एफिडेविट में सैलरी के साथ प्रॉपर्टी एंड रेंट की इनकम भी बताना होगा जबकि दोस्त की मां अभी जिंदा है? तो देखिए जो आपके दोस्त हैं उनके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो भी वो रेंट पा रहे हैं वो भी उनकी इनकम मानी जाएगी, उसके आधार पे भी मेंटेनेंस बढ़ेगा। यानी मान लीजिए आप जो दोस्त हैं उनकी जो माँ है और दोस्त है, तो ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी दोस्त की माँ के नाम से होगा, कुछ प्रॉपर्टी दोस्त के नाम से होगा। तो जो भी प्रॉपर्टी दोस्त के नाम से होगा जिससे उन्हें रेंट मिल रहा होगा, वो प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रहा होगा वो और साथ ही साथ जो सैलरी मिल रही है वो दोनों उनकी इनकम मानी जाएगी और उसी के आधार पे मेंटेनेंस बढ़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अपनी पत्नी के घर में आना जाना कर सकते हैं सर? क्या आपने पूछा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर आपकी शादी हुई है तो ऐसे में तो आप अपने ससुराल आ ही जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 9 केस चल रहा है तो क्या पूछना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछिए। डिग्री मिलने के बाद शादी कर लिया, कितना जुर्माना भरना पड़ता है? तो देखिए अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जा रही है उसके बाद आप शादी नहीं कर सकते हैं। आपको जब तक डिवोर्स की डिग्री नहीं मिलती है तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है और उसके बाद इसी के आधार पर आप दूसरा विवाह कर लेते हैं तो ये विवाह वैध भी नहीं होगा। ऐसे में आपकी जो वाइफ है वो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का
का केस दर्ज करा सकती हैं, जिसमें आपके ऊपर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा, इसमें आपको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में सेक्शन 9 की डिग्री के मिलने के बाद आप शादी नहीं कर सकती हैं। जब तक आपको डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल जाती है तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, मेरी पत्नी के पिता ने मेरे ऊपर 498A किया है। पत्नी ने उन्हीं के साथ मिली है। क्या करूं सर जी? कई बार समझौता हुआ लेकिन नहीं मानती है। सर मैं क्या करूं? सेक्शन 9 नहीं किया हूं, 4 साल हो गया। तो जो भी आपका ऊपर केस लगा है उसमें आप घबराइए मत, आप परेशान ना होइए, सिर्फ डिफेंड करिए। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कोई सिर्फ परेशान होके आप अपना ही हेल्थ खराब करेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो ऐसे में जो भी आपके ऊपर केस लगा है उसमें सिर्फ डिफेंड करिए, अपने मन को शांत रखिए, अपना बचाव करिए। अब जो मुसीबत आ गई है उसे तो झेलना ही पड़ेगा, तो सिर्फ उस मुसीबत का हंसते हंसते आप सामना कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। उस परेशानी का सामना करिए, केस से लड़िए, बाकी परेशान ना होइए। अगर केस झूठा है तो ऐसे में आप उसमें बरी हो जाएंगे, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो कुछ दिन परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, केस लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप बरी हो जाएंगे। तो घबराइए मत, सिर्फ केस का डिफेंड करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। आप अपने एपिसोड का नंबर भी दीजिए। जो भी मेरे एपिसोड आते हैं सबका नंबर आता है। जो चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम चलता है उसको भी मैं नंबर वाइज चलाता हूं, और ये जो कमेंट बॉक्स का प्रोग्राम चल रहा है ये भी नंबर वाइज चल रहा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 498A या 377 का केस अगर पत्नी करे तो तुरंत कोर्ट को फांसी का ऑर्डर कर देना चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मीडिएशन टोटल कितने दिन चलता है और 2 महीनों में मेरी एक सेटिंग? देखिए ये क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, कल भी आपने पूछा था। तो प्लीज़ जब आप लोगों का मैं जवाब दे दिया करूं उसके बाद आप लोग बार बार ना पूछा करिए। आप लोग जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके अगले दिन का आप एपिसोड देखा कीजिए, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे आप लोग मिस कर देंगे और फिर अगले दिन पूछेंगे तो ऐसे मुझे भी दिक्कत होगी, बार बार मुझे बताना भी पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग एपिसोड मिस मत किया करिए। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं अगले दिन का वीडियो देखा करिए, उसमें आप लोगों को आपका जवाब मिल जाया करेगा। तो इस क्वेश्चन का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं, पहले के ही एपिसोड में जवाब दे चुका हूं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी शादी धोखे से एक ऐसी लड़की के साथ कर दिया गया जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पाया गया, उसके घर वाले ले गए, अब 125 498A DV कर दिया, मेंटल की बात पंचायत में माना है, क्या करूं सर? लड़की 3 घंटे रही है। देखिए जब ऐसी स्थिति में आपकी जो शादी हुई है उसमें आपके साथ धोखा हुआ है, लड़की को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप इस शादी को शून्य कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाइए और शादी को ही रद्द करा दीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा दोस्त गवर्नमेंट, इस कमेंट का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आए थे सबका मैंने जवाब दे दिया है। अब मैं आप लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए आप लोग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा कीजिए, कई लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे में रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज आप लोग जो भी कमेंट कीजिए वो शॉर्ट में कीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी ये है कि एक आदमी 3-4 क्वेश्चन ना पूछा करे, एक आदमी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा करे। अगर आपके पास कई क्वेश्चन है तो ऐसे में अलग अलग डे आप लोग पूछा करिए। जैसे एक क्वेश्चन आज आपने पूछ लिया, एक क्वेश्चन अगले दिन पूछिए, फिर एक क्वेश्चन अगले दिन पूछिए, तो इस प्रकार से पूछा करिए। तीसरा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछिए स्पष्ट रूप से पूछिए, ऐसे भाषा में पूछिए जिसे पढ़ने में भी मुझे आसानी हो। बहुत लोग ऐसी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख देते हैं, गलत वर्ड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछिए वो स्पष्ट रूप से पूछिए, ऐसे लैंग्वेज में लिखिए जिससे मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। बाकी एक और आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो आशा करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।